दोस्तों आज की मूवी बड़ी ही मजेदार होने वाली है। आप इस मूवी में देखेंगे कि एक शांत दिखने वाली घरेलू औरत कितनी खतरनाक हो सकती है और उसका दिमाग कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर तब जब उसका पति ही उसको धोखा देने की कोशिश करे। मूवी की शुरुआत में हम कविता नाम की एक औरत को देखते हैं। आज कविता अपने पति के साथ उनके दोस्त की पार्टी में गई हुई थी। तभी पार्टी के दौरान कविता अपने हस्बैंड के दोस्तों को बात करते हुए सुन लेती है कि उसका पति विक्की बाथरूम में किसी लड़की के साथ मौज कर रहा है। तभी जब कविता उनकी बात सुनकर अंदर देखने के लिए जाती है तो देखती है कि उसका पति विक्की किसी मालिनी नाम की औरत के साथ मजे कर रहा है। ये सब देखकर कविता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे बाहर चली आती है। फिर कविता के बाहर आते ही विक्की के दोस्त सब कुछ समझ जाते हैं कि अब धमाका होने वाला है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर मालिनी भी आ जाती है और वहाँ मौजूद सभी औरतें मिलकर मालिनी की सुंदरता की तारीफ करने लगती हैं। लेकिन कविता बीच में ही बात काटते हुए कहती है कि क्या औरत की सुंदरता ही सब कुछ होती है, उसका कैरेक्टर कुछ नहीं होता। तभी वहाँ पर बैठी दिया कहती है कि इसका जवाब तो विक्की ही दे सकता है। फिर जब वो विक्की को आवाज लगाती है तो विक्की और उसके दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी दिया विक्की से पूछती है कि क्या लेडीज का ब्यूटीफुल होना जरूरी है या फिर बदसूरत औरत से भी काम चलाया जा सकता है। फिर विक्की मालिनी की साइड देखते हुए कहता है कि खूबसूरत बीवी कौन नहीं चाहेगा। अब इनडायरेक्टली सब लोग उसकी इस बात को समझ जाते हैं कि विक्की क्या कहना चाहता है। तभी कविता उन सबको एक कहानी सुनाना शुरू करती है और बताती है कि फुर्सतगढ़ में अस्मिता नाम की एक औरत रहा करती थी जो अपने पति के साथ अपने पापा के दिए हुए घर में रहती थी। उसके माँ बाप ने उसको भी हर लड़की की तरह शादी करके अपने घर में खुश रहना सिखाया था। उसको बचपन से ही पेड़ पौधों का शौक था। दुनियादारी की उसको बिल्कुल भी समझ नहीं थी। उसके लिए उसका पति, उसका घर और उसके पेड़ पौधे यही सब कुछ थे। अस्मिता के घर पर एक माली काका भी आया करते थे जो कि उसके पापा के दोस्त थे। अस्मिता के पति का नाम था पंकज तिवारी और वो अपने पति का बहुत ध्यान रखा करती थी। और ये है इंस्पेक्टर रतन पंडित जो कि अपने डेली रूटीन के हिसाब से आज भी सरकारी पानी भर रहे थे। दरअसल रतन पंडित के सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन बेचारे की नौकरी छोटी है, इसलिए उसके सपने पूरे ही नहीं हो पाते। दूसरी तरफ अस्मिता अपनी किचन में खाना बना रही थी। तभी उसके पास उसकी मौसी का फोन आता है। उसकी मौसी बताती है कि उसकी बेटी शालिनी की फुर्सतगढ़ में ही नौकरी लग गई है, इसलिए अस्मिता अपने ही घर में उसका रहने का इंतजाम कर देती है। तभी हम रतन पंडित को देखते हैं जो कि तैयार होकर गजेंद्र भैया के पास अपना माल पानी का जुगाड़ करने के लिए जाता है। और जब वो अपनी बाइक रोकता है तो बाइक के टायर की वजह से एक पौधा खराब हो जाता है, जिसको वही मालिक काका ठीक करते हैं जो कि अस्मिता के पापा के दोस्त थे, यानी कि वो यहाँ भी काम करते हैं। तभी रतन पंडित अंदर जाकर गजेंद्र भैया से मिलता है। दरअसल ये गजेंद्र भैया के छोटे मोटे काम कर दिया करता था और बदले में गजेंद्र भैया इसको खर्चा पानी भी दे दिया करता था। तभी हम पंकज को देखते हैं जो कि हर रोज गजेंद्र भैया के अड्डे पर ताश खेलने के लिए जाता था, लेकिन हर बार के जैसे आज भी वो जुए में हार जाता है। इसलिए गजेंद्र भैया के आदमी इसको पकड़कर गजेंद्र भैया के पास ले जाते हैं। गजेंद्र कहता है कि तुम्हारे ऊपर 27,50,000 का कर्ज है, बोलो कब और कैसे चुकाओगे। फिर पंकज कहता है कि पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारा मुरादाबाद में एक घर है जो कि मेरी वाइफ के नाम पर है। फिर गजेंद्र कहता है कि हम यहाँ हैं, घर मुरादाबाद में है, तो अब क्या मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुरादाबाद चला जाऊं? एक काम करो, तुम वो घर मुझे दे दो, हम तुम्हें उस घर की अच्छी खासी कीमत भी देंगे। तभी गजेंद्र के फोन पर किसी का फोन आ जाता है और फिर वो पंकज को जाने का इशारा करता है। तभी रात होते ही पंकज घर जाता है और सीधा बोतल निकाल कर ड्रिंक करने लगता है, लेकिन तभी अस्मिता उसको घर के गेट की जाली ठीक करवाने के लिए कहती है। लेकिन पंकज उसको उल्टा जवाब देते हुए कहता है कि इसको ठीक करवाने के पैसे क्या तुम्हारे पिताश्री देंगे। फिर अस्मिता कहती है कि उन्हीं के दिए हुए पैसों से अब तक ये घर चलता आ रहा था। लेकिन तभी पंकज उसको मुरादाबाद वाला घर बेचने के लिए कहता है और कहता है कि उसके हमें 50-60 लाख रुपए मिलेंगे, जिनसे हम आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे। लेकिन अस्मिता कहती है कि वो घर बाबूजी की आखिरी निशानी है, इसलिए मैं उसको नहीं बेचूंगी। फिर पंकज उस पर गुस्सा होने लगता है और उठकर वहां से चला जाता है। अब जैसे ही वो अपने कमरे में जाने लगता है तो देखता है कि साथ वाले कमरे को सजाया हुआ है। फिर जब वो अस्मिता से इसके बारे में पूछता है तो अस्मिता बताती है कि मेरी मौसी की लड़की शालू आ रही है। फिर पंकज उसको कहता है कि एक काम करते हैं, बाहर अस्मिता धर्मशाला के नाम से एक बोर्ड भी लगा देते हैं।
फिर वो कहता है कि तुम उसको ऊपर वाले कमरे में ठहरा देना। तभी अगली रात जब पंकज अस्मिता की कजन शालिनी को रेलवे स्टेशन से लेने के लिए जाता है तो शालिनी को देखते ही वो उस पर लट्टू हो जाता है और शालिनी से मिलते ही उसका व्यवहार भी चेंज हो जाता है। फिर जब शालिनी घर आती है तो अस्मिता उसको ऊपर वाले कमरे में ले जाने लगती है, लेकिन तभी पंकज कहता है कि अरे नहीं नहीं, इसको नीचे वाला रूम ही दे दो वरना शालिनी को आने जाने में परेशानी होगी। आज अस्मिता शालिनी के आने की वजह से बहुत ज्यादा खुश थी और पंकज भी लगातार शालिनी को ही निहारे जा रहा था। तभी कुछ देर बाद अस्मिता उन दोनों को खाने के लिए गुलाब जामुन देती है और खुद किचन में काम करने के लिए चली जाती है। फिर पंकज शालिनी को गुलाब जामुन खाने के लिए कहता है, लेकिन वो थोड़ा सा गुलाब जामुन खाकर बाकी का छोड़ देती है। अब पंकज वो झूठा गुलाब जामुन खाकर इनडायरेक्टली उसके ऊपर लाइन मारने लगता है और शालिनी भी कुछ कम नहीं थी, वो भी उसके ऊपर टीशन मार रही थी। नेक्स्ट डे जब शालिनी अपनी जॉब से घर जाने लगती है तो वो कई ऑटो रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी नहीं रुकता। तभी रतन पंडित, जो कि पास की दुकान पर बैठकर चाय पी रहा था, उसको देखते ही उसके पास आ जाता है और कहता है, आइए मैं छोड़ देता हूँ, आपको जाना कहाँ है। अब रतन भी शालिनी पर लाइन मार रहा था और शालिनी उसकी लाइन ले भी रही थी। फिर शालिनी को घर छोड़ने के बाद रतन शालिनी से उसका मोबाइल नंबर मांगता है और शालिनी उसको बड़ी ही आसानी से अपना नंबर दे भी देती है। फिर नेक्स्ट डे पंकज शालिनी को अपनी कार में सारा शहर घुमाने ले जाता है और अब ये जीजा साली एक दूसरे को इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्टली ही लाइन दे रहे थे, लेकिन अस्मिता को अभी तक इस बात की भनक भी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे शालिनी रतन पंडित को भी अपने चक्कर में फंसा रही थी, क्योंकि वो सुंदर तो थी ही, इसलिए रतन भी उसके चक्कर में फंसने लगता है और शालिनी से सच्चा प्यार करने लगता है। लेकिन शालिनी डबल सिम वाला मोबाइल बनना चाहती थी और धीरे धीरे अपनी बहन का घर तोड़ने में लगी हुई थी। अब एक समय ऐसा आता है जब पंकज शालिनी को एक होटल रूम में लेकर जाता है और ये दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे आप समझते ही होंगे। अब पंकज उसको महंगी महंगी शॉपिंग भी करवाने लगता है। फिर एक दिन जब पंकज शालिनी को महंगा सूट दिलाने के लिए ले जाता है तो शालिनी उसको बताती है कि साड़ियों की सेल लगी हुई है, क्यों ना हम एक सस्ती सी साड़ी दीदी के लिए भी ले चले। तभी पंकज के साथ शॉपिंग करते समय शालिनी के पास रतन का फोन आता है। फिर फोन उठाने के लिए शालिनी थोड़ा साइड में चली जाती है। रतन कहता है कि हमारी मम्मी आपसे मिलना चाहती है, लेकिन शालिनी उसको कहती है कि अभी हम थोड़ा बिजी हैं, बाद में बात करते हैं। फिर घर पहुंचने के बाद पंकज और शालिनी देखते हैं कि अस्मिता घर पर ही नहीं है और फिर वो दोनों इस बात का फायदा उठाते हुए एक दूसरे के साथ मजे करने लगते हैं। लेकिन तभी ऐन मौके पर अस्मिता बाजार से घर आ जाती है और उनको ऐसा करता हुआ देख लेती है, लेकिन वो ये सब देखने के बाद भी उन दोनों को कुछ नहीं कहती और बाहर जाकर अपने पेड़ों के साथ लिपट कर रोने लगती है। अब कुछ दिनों बाद पंकज का जन्मदिन आता है और वो अपने जन्मदिन पर भी अस्मिता को इग्नोर करता है और शालिनी के साथ हंसी मजाक करता है। पंकज की बर्थडे पार्टी पर अस्मिता की फ्रेंड पूनम भी आई हुई थी, जो शालिनी और पंकज को एक दूसरे के साथ इस तरह से देखकर समझ जाती है कि मामला गड़बड़ है। फिर वो सीधा अस्मिता के पास जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी बहन कुछ ठीक नहीं लग रही, लेकिन अस्मिता उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। लेकिन वो अंदर से टूटी पड़ी थी, इसलिए वो पेड़ों के बीच जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर रात को अस्मिता पंकज से बात करती है और कहती है कि पूनम बता रही थी कि शालू के ऑफिस के पास ही उसके पति का एक रूम खाली पड़ा है, इसलिए हम शालू को वहां पर शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन पंकज उसकी बात का ठीक से जवाब भी नहीं देता और मुंह फेर कर सो जाता है। तभी नेक्स्ट डे शालिनी वही सेल में से लाई हुई साड़ी अस्मिता को गिफ्ट करती है। अस्मिता कहती है कि ऐसी सेम टू सेम साड़ी हमारे पास पहले भी है। तभी उसी दिन शाम को पंकज अस्मिता से फिर से घर बेचने की बात करता है, लेकिन अस्मिता मना कर देती है और पंकज गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। उन दोनों की कहासुनी सुनकर शालिनी भी अस्मिता को घर बेचने के लिए फोर्स करती है, लेकिन अस्मिता बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। तभी रात को जब पंकज ड्रिंक करने के बाद गजेंद्र भैया से मिलने के लिए जाता है तो उन दोनों को बात करते हुए माली काका देख लेते हैं। फिर अगले दिन माली काका जब अस्मिता से मिलने के लिए आते हैं तो बताते हैं कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे लिए खतरा बनने वाले हैं, इसलिए तुम्हें धीरज से काम लेना होगा और हर खतरे के लिए तैयार रहना होगा। फिर नाश्ता करते वक्त पंकज अस्मिता से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम को 6:30 बजे एक आदमी पैसे लेकर आएगा, उनको ध्यान से रख लेना और घर पर ही रहना। फिर थोड़ी देर बाद जब शालिनी ऑफिस जाने लगती है तो अस्मिता उसको टिफिन बॉक्स पैक करके देती है और कहती है जरूर खा लेना। लेकिन आज शालिनी ऑफिस से जल्दी घर वापस आ जाती है। अस्मिता पूछती है क्या हुआ। शालिनी बताती है कि पता नहीं क्यों आज मेरे पेट में बार बार दर्द हो रहा था। तभी कुछ समय बाद
शालिनी पंकज के पास फोन करती है, लेकिन उसका तो फोन ही नहीं मिलता। तभी अस्मिता शालिनी की लाई हुई साड़ी पहनकर अपनी फ्रेंड पूनम की बेटी के बर्थडे पार्टी में जाने लगती है और जाते समय शालिनी को बोलकर जाती है कि उनका कोई आदमी पैसे देकर जाएगा, सो तुम घर पर ही रहना और ध्यान रखना। अस्मिता जब घर से निकलती है तो उसके पास पंकज का फोन आता है और वो अस्मिता से पूछता है कि क्या तुम घर पर ही हो। अस्मिता कहती है हाँ, मैं घर पर ही हूँ। फिर अस्मिता पूनम के घर पर पहुंचकर पार्टी एंजॉय करती है। वहीं दूसरी तरफ रतन पंडित अपने सीनियर ऑफिसर सक्सेना के साथ बैठकर ड्रिंक ले रहा था। फिर सक्सेना उसको बताता है कि कुछ दिन बाद मेरी बहन की शादी है और तुम्हें भी वहां पर जरूर आना है। लेकिन इतने में उसके पास एक फोन आता है और फोन पर उसको शालिनी और पंकज के मर्डर की खबर मिलती है। फिर रतन और सक्सेना दोनों ही जल्दी से वहां पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर अस्मिता बैठी रो रही है और पूनम भी उसके साथ में थी। रतन शालिनी का मर्डर हुआ देखकर काफी उदास हो जाता है। फिर रतन और सक्सेना पूरे घर की छानबीन करने लगते हैं। तभी सक्सेना रतन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है। रतन कहता है कि घर तोड़ी, कत्ल और चोरी, कुछ भी हो सकता है। फिर छानबीन करने के बाद रतन अस्मिता के दिए हुए स्टेटमेंट पर उसका सिग्नेचर लेता है और उसको घर के गेट की टूटी हुई जाली ठीक करवाने के लिए भी कहता है। अगले दिन जब रतन अपने पुलिस स्टेशन में बैठा था तो वो शालिनी के झुमकों को देखकर इमोशनल हो जाता है। तभी सक्सेना उसके पास आता है और पूछता है कि शायद तुम उसको जानते थे। रतन कहता है जानने से पहले ही मामला खत्म हो गया। फिर सक्सेना रतन को कहता है कि मेरी बहन की शादी है, क्या तुम ये केस संभाल लोगे। रतन कहता है आप चिंता मत कीजिए। फिर सक्सेना रतन को भी शादी में आने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद रतन जब शालिनी के साथ अपनी फोटो देख रहा था तो उसको उन सबूतों में अनाड़ी बार के बारे में भी सबूत मिलता है। फिर रतन सीधा उस अनाड़ी बार में पहुंच जाता है और पंकज का अब तक का सारा हिसाब मांगता है। फिर पंकज का सारा हिसाब लेने के बाद वो सीधा गजेंद्र भैया के पास पहुंच जाता है। गजेंद्र रतन से कहता है क्या बात, आजकल बहुत काम करने लगे हो। फिर रतन कहता है कि गीता कॉलोनी वाले पंकज तिवारी और शालिनी के मर्डर केस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। गजेंद्र कहता है कि पूछने आए हो या बताने। फिर रतन कहता है भैया मुझे चिंता हो रही थी आपने पंकज से 27,50,000 रुपए जो लेने थे और ऊपर से डबल मर्डर का केस है, हमारे ऊपर प्रेशर भी है। फिर गजेंद्र रतन को बताता है कि पंकज आया था मेरे पास और बता रहा था कि उसकी पत्नी घर बेचना ही नहीं चाहती, इसलिए वो उसको ठिकाने लगाने की बात कर रहा था। फिर हमने कहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, लगा देते हैं उसको ठिकाने। फिर गजेंद्र बताता है कि हमारा आदमी काम खत्म करने के लिए गया था, लेकिन हमें क्या पता था कि निशाना उसकी पत्नी के बजाय किसी और पर लग जाएगा। फिर रतन गजेंद्र से पूछता है कि आगे क्या हुआ। गजेंद्र बताता है कि अब हमें क्या पता, हम तो खुद टेंशन में हैं कि हमारे पैसे अब कौन देगा। फिर रतन कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन पंकज को किसने मारा। फिर गजेंद्र कहता है अरे भैया पुलिस वाले तुम हो, जाकर पता करो कि उसको किसने मार दिया। लेकिन फिर गजेंद्र रतन को अपनी बोतल में उतारता है और कहता है कि तुम ही कोई जुगाड़ करके उसके मुरादाबाद वाले घर के पेपर्स ला कर दे दो और हम जो पैसे पंकज को देने वाले थे वो सारे पैसे हम तुम्हें दे देंगे। फिर गजेंद्र भैया रतन को 30 लाख रुपए देने का लालच देता है और रतन भी हाँ कहकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अस्मिता को भी पंकज और शालिनी के जाने का बहुत दुख हो रहा था, लेकिन अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। दूसरी तरफ रतन को भी अब समझ में आ जाता है कि गजेंद्र जितना पैसा उसको ऑफर कर रहा है वो घर उससे कहीं ज्यादा का बिकने वाला है, जिसमें उसको बहुत माल बन सकता है। इसलिए अब रतन मुरादाबाद वाले घर की छानबीन करने में लग जाता है और छानबीन के दौरान एक वीडियो फुटेज में पंकज और शालिनी को एक साथ देख लेता है। पंकज उनको एक साथ देखकर थोड़ा सा परेशान जरूर हो जाता है, लेकिन अब रतन के दिमाग में कोई और ही खिचड़ी पक रही थी, इसलिए वो अपने सीनियर को फोन करके बताता है कि गीता कॉलोनी वाले केस में कोई भी लीड नहीं मिली, इसलिए मैं वो केस बंद कर रहा हूँ। और फिर वो सीधा अपनी दूसरी चाल चलता है और वही वीडियो फुटेज लेकर उसी होटल के कमरे में पहुंच जाता है। फिर रतन अपने नेक्स्ट क्लू के लिए पूनम के घर पर जाता है, क्योंकि अब उसको कहीं न कहीं अस्मिता पर शक हो रहा था। फिर वो अस्मिता की फ्रेंड पूनम को कहता है कि क्या आप मुझे पार्टी वाली रात की फोटोज और वीडियो दिखा सकती हैं। फिर पूनम से मिलने के बाद रतन सीधा अस्मिता के पास जाता है और उसको कुछ पेपर्स पर सिग्नेचर करने के लिए कहता है। सिग्नेचर लेते समय वो पूनम से उसके पिताजी के मुरादाबाद वाली जमीन को बेचने के लिए कहता है और उसको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन अस्मिता उसको एक ही जवाब देती है कि मुझे वो जमीन नहीं बेचनी। तभी बातों बातों में रतन अस्मिता को कहता है वैसे भी
कि आजकल पता ही नहीं चलता कि हमारी नाक नीचे क्या क्या हो रहा है। जैसे आपको पता नहीं चला कि आपकी कजिन सिस्टर और पंकज के बीच में कुछ चल रहा है। ये सब सुनते ही अस्मिता के हाथ से पेपर पर पेन से खरोच आ जाती है। अब अस्मिता के इसी रिएक्शन के साथ ही रतन का शक यकीन में बदल जाता है। फिर अगले दिन अस्मिता माली काका से मिलती है और उनसे बात करते हुए कहती है कि जो बोया है वो काटना तो पड़ेगा ही। तभी माली काका एक स्पेशल पौधा अस्मिता को देते हुए कहते हैं कि पौधे हमेशा हमें अपनी छाया में रखते हैं। अब इस बात का क्या मतलब था ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं रतन पूनम की पार्टी की फोटोज को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। तभी वो गौर करता है कि अस्मिता की साड़ी का कलर तो सेम है लेकिन दोनों साड़ियों का बॉर्डर अलग अलग है। फिर वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शालिनी के ऑफिस में पहुंच जाता है। ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन करते समय रतन को पता चलता है कि शालिनी का उस दिन खाना खाने के बाद से पेट दर्द होने लग गया और फिर वो जल्दी घर चली गई। इसके बाद रतन मोबाइल सर्विस सेंटर में जाकर उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाता है। सब कुछ पता चलने के बाद रतन को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और वो सीधा सक्सेना के पास फोन मिलाता है। वहीं दूसरी तरफ माली काका दिल्ली के एक प्रोफेसर को अस्मिता का घर रेंट पर दिलाने के लिए लाते हैं। अभी माली काका वहां से गए नहीं थे कि रतन भी अस्मिता से मिलने के लिए आ जाता है। अस्मिता से मिलते ही रतन सीधा कहता है कि हमने पुलिस की नौकरी में तुम जैसी बहरूपिया औरत पहली बार देखी है। अब तक तुमने लोगों को बहुत कहानियां सुनाई होगी लेकिन अब एक कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उस दिन तुमने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए सबसे पहले उन दोनों का फोन लेकर एक दूसरे का नंबर ब्लॉक कर दिया ताकि वो दोनों उस दिन एक दूसरे से बात ही ना कर पाए। तभी वो शालिनी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाकर पूछता है कि आखिर तुमने उस दिन खाने में क्या मिलाया था जो खाना खाते ही तुम्हारी बहन की तबीयत खराब हो गई। और उसके बाद जब तुम पार्टी में गई तो पार्टी को बीच में छोड़कर घर क्यों आई? तुम नहीं बताओगी, मैं बताता हूँ। जब तुम घर पर आई तो तुमने शालिनी को मरा हुआ पाया लेकिन तभी तुम्हारे दिमाग में एक और आइडिया आ गया। फिर वो बताता है कि फोरेंसिक के हिसाब से शालिनी और तुम्हारे पति की हत्या के बीच में लगभग 1 घंटे का फर्क था और उस दिन जब पंकज घर पर आया तो उसने तुम्हारी जगह शालिनी को मरा हुआ देखा लेकिन फिर तुमने अपने ही पति को मार डाला और उन दोनों के फोन से एक दूसरे को अनब्लॉक करके वापिस से पार्टी में चली गई। फिर रतन अस्मिता को उसकी बदली हुई साड़ी की फोटो दिखाता है और हंसते हुए कहता है कि उस दिन तुम्हारी साड़ी पर खून लग गया था इसलिए तुम्हें वो साड़ी बदलनी पड़ी, जिसको देखते ही मैं तुम्हारे खेल को समझ गया। अब तुम जेल में जाकर ये प्लांटेशन करना। अब अस्मिता भी समझ जाती है कि उसका भांडा फूट गया है और अब वो अपनी सारी जिंदगी जेल में बिताने वाली है। फिर रतन अपनी असली चाल चलते हुए कहता है कि इन दोनों का खून किसने किया मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैं आपको बचा सकता हूँ। इसके लिए आपको अपना मुरादाबाद वाला घर मेरे नाम पर करना होगा। और फिर रतन शालिनी को धमकी देते हुए कहता है तुम्हारे पास 4 दिन का समय है, अगर कुछ भी होशियारी करने की कोशिश की तो तुम सीधा अंदर जाओगी। फिर अस्मिता घर के पेपर को तैयार करवाने में लग जाती है और इस दौरान रतन लगातार उस पर नजर रखे हुए था। तभी अगले दिन रतन अपने माता पिता को कहकर जाता है कि सक्सेना की दीदी की शादी है इसलिए मैं वहां पर जा रहा हूँ। और फिर रतन घर से निकलने के बाद सीधा गजेंद्र भैया के पास जाता है और घर की कीमत 30 लाख रुपए नहीं बल्कि 4 करोड़ रुपए मांगता है क्योंकि उसने पता लगा लिया था कि वहां पर जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है वो कम से कम 8 करोड़ रुपए का है। बातों बातों में गजेंद्र पूछता है कि आखिर पंकज को किसने मारा। फिर रतन बताता है और किसी ने नहीं, उसकी वाइफ नहीं मारा है। फिर वहां से निकलकर रतन सीधा अस्मिता के घर पर जाता है। अस्मिता उसको पीने के लिए चाय ऑफर करती है लेकिन रतन कहता है कि तुमने क्या मुझको पागल समझा है कि तुम चाय में कुछ मिलाकर लाओगी और मैं उसको पी जाऊंगा। फिर वो कहता है सीधे पेपर्स लाइए। तभी रतन जब पेपर्स को पढ़ता है तो पन्ने पलटते समय वो बार बार अपनी उंगली पर थूक लगाता है और अस्मिता उसको बड़े ही ध्यान से देखती है। पेपर चेक करने के बाद रतन अस्मिता से पूछता है कि पंकज तो इतना लंबा चौड़ा था तो तुमने आखिर उसको इतनी आसानी से कैसे मार डाला? और हाँ, इस बात का तुम्हें कैसे पता चला कि पंकज गजेंद्र भैया के साथ मिलकर तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा है? अब तो बता दो ताकि मेरे दिमाग में ये केस सॉल्व हो जाए। तभी अचानक से रतन की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि जो पौधा मलिक काका ने अस्मिता को दिया था वो कोई ऐसा वैसा पौधा नहीं था बल्कि जहरीला पौधा था और अस्मिता ने उस पौधे के फूल को पीसकर उसके फूलों के रस का पानी उस पेपर पर चारों तरफ लगा दिया था क्योंकि अस्मिता को पता था कि रतन उसके हाथ की चाय कभी भी नहीं पिएगा लेकिन पेपर पलटते वक्त अपनी उंगलियों पर लार जरूर लगाएगा। तभी धीरे धीरे रतन को लकवा मार जाता है। इतने में माली काका भी आकर अस्मिता को बताते हैं कि प्रोफेसर साहब को वो घर पसंद आ गया था इसलिए हमने उनको 64 लाख रुपए में वो घर बेच दिया। फिर पहले तो अस्मिता रतन के हाथ से वो पेपर्स छीनती है और
बाद में उनको आग लगा देती है। तभी मालिक काका अस्मिता को कहते हैं कि अगर मौसम ने चाहा तो हम दोबारा फिर से मिलेंगे। फिर अस्मिता पैसों से भरा हुआ बैग लेकर अपने घर से जाने लगती है। दूसरी तरफ मालिक काका रतन को बोरी में डालकर पुल से नीचे नहर में गिरा देते हैं। अब एक तरफ तो अस्मिता पैसों का बैग लेकर ट्रेन में चढ़ रही थी, दूसरी तरफ सक्सेना ट्रेन से नीचे उतरता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। कविता सभी को बताती है कि अस्मिता सुंदर नहीं थी, इसीलिए वो दुनिया की भीड़ में कहीं खो गई, और अगर वो सुंदर होती तो पकड़ी जाती। तभी उनमें से कोई पूछता है कि उसने पंकज को कैसे मारा। फिर कविता बताती है कि पंकज ने अस्मिता को मारने के लिए अपना चाकू उठाया था, लेकिन पंकज को अस्थमा की बीमारी थी। मालिनी को मरा हुआ देखकर उसको अस्थमा का अटैक आ गया था। फिर वो अस्मिता से अपना पंप मांगता है, लेकिन अस्मिता अपने पैरों से उस पंप को पीछे कर देती है और उसके हाथ से चाकू लेकर उसके सीने में बड़ी ही आराम से मार देती है। पंकज की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तभी प्रेजेंट में विकी का दोस्त कविता से पूछता है कि ये हादसा तो छपरोला में हुआ था ना, तो आप फुर्सतगढ़ क्यों बोल रही हो। तभी विकी को ध्यान आता है कि वो कविता से छपरोला में ही पहली बार ट्रेन में मिला था। अब ये सारी बात सुनने के बाद विकी के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, लेकिन तभी वो सभी आपस में बातें करते हैं कि उसने पुलिस वाले को मारकर अच्छा किया और खुद भी गायब हो गई। फिर विकी कविता को कहता है आओ चलें, लेकिन विकी का दोस्त उसको कहता है थोड़ी देर और रुक जाओ, हमारा साला आ रहा है, उससे मिलकर ही जाना। लेकिन कविता कहती है कोई बात नहीं, हम फिर कभी मिल लेंगे। विकी के जाते ही मालिनी उसको टच करने की कोशिश करती है, लेकिन विकी जल्दी से वहां से निकल जाता है। इतने में विकी के दोस्त का साला भी आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर सक्सेना था। और फिर जैसे ही कविता घर से बाहर निकलती है, सक्सेना के लाए हुए फ्रूट्स नीचे गिर जाते हैं, इसलिए कविता की साइड उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वो फ्रूट्स उठाने में बिजी हो जाता है। फिर कविता के घर पहुंचते ही विकी कविता से पूछता है कि वो 64 लाख रुपए कहाँ गए। कविता कहती है कि आपकी चाय ठंडी हो रही है, पहले चाय पी लीजिए। लेकिन तभी वहां पर मालिक काका कविता से मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं मौसम फिर से बदल रहा है, और फिर वो उसको वही स्पेशल पौधा देते हैं। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। तभी हम देखते हैं कि सक्सेना यहाँ पर आने से पहले रतन से हॉस्पिटल में मिलकर आया था, क्योंकि उस दिन किसी ने उसको नदी से बचा लिया था, लेकिन उसका पैरालाइज ठीक नहीं हो पाया। हॉस्पिटल में भी रतन लगातार अपने हाथ से अस्मिता का नाम लिखने की कोशिश कर रहा था। फिर सक्सेना उसको तसल्ली देते हुए कहता है तुम चिंता मत करो, जल्दी ठीक हो जाओगे, और इतना कहकर सक्सेना वहां से चला जाता है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आप सबको ये मूवी देखकर समझ में आ ही गया होगा कि अब कविता अपने दूसरे पति के साथ क्या करेगी, क्योंकि वो भी तो धोखा दे रहा है। और एंडिंग देखकर एक बात और समझ में आती है कि शायद इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आने वाला है, और उसमें जब रतन पंडित ठीक होगा तो वो कविता के साथ क्या करेगा, यही शायद हम बी पार्ट में देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।